जी। मेरा नाम हर्षिता है। मैं झारखंड की रांची डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 410 आई है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। जब आपने सर्च किया अपना रोल नंबर देखे तो वहाँ पे उस समय आप कैसा फ़ील कर रहे थे आप? अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो एक्सपेक्टेशन खोलते वक़्त पीडीएफ यही होती है, किसी तरह उस पीडीएफ में आपका नाम हो, रोल नंबर हो, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। बट रैंक देख के थोड़ा लगा कि और अच्छा हो सकता था, तो अगली बार तो और आपका इम्प्रूव रैंक करूँगी। कितना आया है? मेरा 410 है, ऑल इंडिया और रैंक तो 410 है। अब अगली बार भी देना मतलब इस बार भी देना चाहते हैं? हाँ, अभी इस बार मैं दे दूँगी, बिल्कुल भी दूँगी। बस रैंक आईएएस बनना है इम्प्रूव। आपको? हाँ जी। अच्छा, जल्दी से आप आईएएस बनिए, हम लोगों की शुभकामनाएँ हैं आपके पास। मुझे जैसे आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो पहले आप किसको कॉल किए थे? ज़ाहिर-सी बात है, अपने घरवालों को ही कॉल करा था, अच्छा, मम्मा-पापा को फ़ोन करा था तो और उन्हें उस बताया था। समय कैसा उधर से रिस्पॉन्स आया था और वो पापा का लोग कैसा माहौल मतलब आपको लगा उस अ, समय का थोड़ा बताइए? काफ़ी खुश थे कि सिलेक्शन हो गया है और मैंने भी बहुत मेहनत करी थी और उनको पता था, तो वो काफ़ी खुश थे कि उनकी बेटी को उनका मेहनत का वो मिल गया, फल मिल गया। बट वही है कि बाकी आगे और अभी करना है, अभी मेहनत और करनी है। तो आप सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तो माता-पिता को ही जाता है, क्योंकि स्ट्रगल आप करते हो, पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, बट उसके पीछे के जो भी सैक्रिफाइसेज़ होते हैं और आपके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें आप हुँ, अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, वो आपके माता-पिता ही करते हैं। तो पहला क्रेडिट तो सबसे इम्पोर्टेंट उनको ही जाएगा और दूसरा कुछ खास दोस्त और मेंटर्स जो आपका जैसे कोई आपके कॉन्फिडेंस। दोस्त जो बहुत हेल्प किए हों, उसका नाम बताना चाहें आप? मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है स्नेहा तिवारी। उसने मतलब कॉलेज के टाइम से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी हेल्प करी है, तो मैं उसका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। वो कॉन्स्टेंटली बहुत मोटिवेट करती थी। अच्छा, अच्छा। जी, कि कोई अच्छे कहते हैं एक अच्छे दोस्त और ये अच्छे किताब बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो जी। इसलिए हम पूछना चाहे। जैसे आपका कैसा रणनीति था? कैसे मतलब बनाते थे? अगर थोड़ा बताएँगे आप? कैसे सर तैयारी किए? प्रीलिम्स के लिए तो स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई तो करती थी बट ये होता था कि सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे और नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस वजह से नेगेटिव्स में चले जाते थे मेरे। तो वो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज़ ना फ़ॉलो करके आप सिंगल सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो, उससे आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है और आप उसको रिटेन ज़्यादा कर पाते हो। तो उस चीज़ पे काम करा, बाकी पेपर को हैंडल करने के तरीके पे बहुत काम किया कि किस तरह से हमें टेम्परामेंट मेंटेन रखना है। अगर टफ जी। क्वेश्चंस हैं, तो डर के नहीं बल्कि हमें ये देखना है हम कैसे आंसर को डिराइव कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे काम किया। अभी जैसे पीटी का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए आप कुछ बताने के वो सीसेट तो आप जानते ही थोड़ा टफ हो रहा है, तो उनके लिए कुछ नए स्टूडेंट के लिए बताना चाहें आप कि कैसे उसको सर मुझे लगता है कि सीसैट में टाइम मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं टाइम डिवाइड कर देती थी कि फर्स्ट 45 मिनट्स मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जाएंगे और उसके बाद मैं उसके सारे ओएमआर में बबल्स फिल कर दूंगी, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस पे स्विच करूंगी। बट ये आपको ये भी देखना है कि किस तरह के पेपर सेट हुआ है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी अगर अच्छी होती है तो मैथ्स में हमें कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्कोप मिल जाता है, क्योंकि मैथ्स भी इस बार काफ़ी टफ आया था, तो मुझे लगा कि मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने हेल्प किया। तो हम स्ट्रैटेजी ऐसी बना सकते हैं कि हम कुछ सेफ एरियाज आइडेंटिफाई कर लें मैथ्स और रीजनिंग के, जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हों कि हमें ये अच्छे से आता है। तो उन एरियाज पे प्रैक्टिस करें और बल्कि जो यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं, आपने कितने तो मतलब एमसीक्यू लगाए आपने? सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो मैंने पिछले 5 से 6 साल के सीसैट के लगाए थे और जीएस के तो मैंने कोशिश किए थे कि पेपर 1 के मैं 10-12 साल के अच्छे से सॉल्व करूं और पीवाईक्यूज जब हो गए तब मैंने मॉक्स अटेम्प्ट करने शुरू किए थे। स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, बट धीरे-धीरे करके मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, उसको एनालाइज करने पे ज़्यादा फोकस किया और मुझे लगता है कि इस बार मैंने फुल लेंथ 10 से 12 टेस्ट लगाए होंगे जीएस के और सीसैट के मैंने 7 से 8 लगाए होंगे। तो आप जैसे आपका डेली रूटीन कैसा रहता था? मतलब कितने आवर में आवर डिसाइड करता है क्या सिलेक्शन का कुछ या ऐसे ही आप कितने आवर पढ़ते थे? कैसे आपका रणनीति है?
या कैसे आप सर रूटीन बनाते थे, आप थोड़ा बता दें? सर मुझे लगता है आवर्स तो डिसाइड नहीं करते। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टारगेट मेंटेन रखना होता है कि आप टारगेट बनाओ और उसको फुलफिल करो। मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं वीकली टारगेट्स बनाती थी और एक ब्रॉडर पिक्चर पे मंथली टारगेट दिमाग में रखती थी कि मुझे इस मंथ ये एरियाज खत्म करने हैं, और फिर उसको वीक में डिवाइड कर देती थी और फिर डेली टारगेट्स बनाती थी उसके अंडर कि मुझे आज ये करना है, तब जाके इस पूरे वीक में मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ होता था लंच से पहले का, जिस दिन मेरा टेस्ट है उस दिन मैं टेस्ट देती थी और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और फिर पोस्ट लंच में उसको एनालाइज करती थी और मैं स्टैटिक रिवाइज करती थी। और जिस दिन मेरा टेस्ट नहीं होता था उस दिन मैं ये ट्राई करती थी कि पहले आके मैं अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करूँ, न्यूज़पेपर जो भी रीडिंग का है, और अगर मैं कोई मैगजीन फॉलो कर रही हूँ तो उसको रिवाइज करूँ और किसी और सब्जेक्ट पे आपने बोले कि रिविजन करूँ। न्यूज़पेपर कितना हेल्पफुल है, मतलब कितना सिलेक्शन में कितना योगदान है उसका न्यूज़? सर मुझे लगता है कि बहुत हेल्प हो जाती है अगर हम न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक ब्रॉडर पिक्चर हमें मिल जाता है कि कौन से आर्टिकल्स या कौन से सब्जेक्ट्स डेली रिपीट हो रहे हैं। तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इन एरियाज पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं मैगजीन भी पढ़ती थी, बट मैगजीन से ये होता है कभी कभी कि बहुत ओवरलोड हो जाता है कौन-कौन इन्फॉर्मेशन सा का। मैगज़ीन पढ़ते थे आप वैसे? सर मैं बिल्कुल एक फॉलो करती थी, मैंने विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करी है और जब वो नहीं हो पाता था तो मैं एंड में फिर पीटी से वो चीज़ कवर अप करती थी। बाकी मल्टीपल सोर्सेज तो नहीं रखने चाहिए क्योंकि करंट बहुत ही अनकंट्रोलेबल तो है। उसका नोट्स भी बनाते हैं आप? नहीं, बनाते थे आप? नहीं सर, नहीं उसके बनाते नोट्स थे। नहीं बनाते थे। तो क्या हमें ये जैसे नए-नए जो स्टूडेंट आते हैं, तो क्या एनसीईआरटी उसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? कैसे आप क्या पढ़े थे क्या हाँ, एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि बेस तो उसी से बनता है। तो एनसीईआरटी लेकिन सेलेक्टिवली पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आपको आ रही है, आपके पास नॉलेज है 6-7, आपको पढ़ के लग रहा है कि बहुत ईज़ी है, ये मैं कर जानती हूँ, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटीज़ बहुत बेसिक से शुरू नहीं की थी, मैंने 11th-12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी करी थी। जी। पर ज्योग्राफी मुझे लगा कि 6 टू 12 पूरी करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉलिटी की नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि आपको अपना बैकग्राउंड एनालाइज़ करते हुए फिर देखना चाहिए कि आपको किन एरियाज़ में बेसिक से शुरू करना है। तो आप उस हिसाब से एनसीईआरटी फ़ॉलो करिए। क्या कोचिंग लेना ज़रूरी होता है? जैसे लोग यहाँ पर भ्रांतियाँ फैला रखे बहुत सारे कि कोचिंग लेना ज़रूरी होता है, कि क्या आपने कोचिंग किए थे? लेना कोचिंग ज़रूरी है? ऐसा? सर मैंने पर्सनली कहीं से क्लासरूम लर्निंग नहीं ली थी, मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन किए थे, जो मॉक टेस्ट आते हैं मेंस के टाइम पे स्पेशली। प्रीलिम्स में भी मैं ऐसे बाहर से ही बुकलेट्स खरीदती थी, बट मेंस में मैंने जॉइन किया था। बाकी कोचिंग लेना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्योंकि मैंने किया है। तो क्लासरूम लर्निंग आप तब लें जब आपको लगता है कि आपको रियल में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, और अगर आपके पास गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई मेंटर या गाइडेंस नहीं दे पा रहा कि आपको जी। किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो कोचिंग आप ले सकते हैं। और अगर आपको डिसिप्लिन में ऐसा होता है कि आप खुद से डिसिप्लिन होकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बाकी लेना ही है ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना कोचिंग के क्लियर कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि कोचिंग के बिना नहीं हो पाएगा। आपके ऑप्शनल कौन-सा सब्जेक्ट था? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल तो वो रिलेशंस। भी खुद से किए थे या मतलब कोचिंग लिए था? सर मेरा बेस हमेशा से उसी का था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी उसमें हुई थी, तो बेसिक मेरा पूरा प्रिपेयर्ड हो रखा था। बाकी उसको और अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी शुभ्रा मैम की, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट जो लोग बोलते हैं कि 3 चीज़ है, एसे, एथिक्स और ऑप्शनल डिसाइड करता है कि सिलेक्शन को। तो आपने मतलब कैसे टाइम डिवाइड किए थे कि इतना-इतना टाइम हमें इस पे देना है, या शुरू से लेके चले थे आपने? सर मुझे लगता है कि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सीधे 500 मार्क्स का होता है। तो ऑप्शनल गेम चेंजर है। वो अगर आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आप एक तरह से इंश्योर कर सकते हो कि आप मेंस क्वालीफाई कर लोगे। तो मैं मेरा ये रहता था कि मैं ऑप्शनल को सबसे ज़्यादा टाइम दूँगी, बाकी एथिक्स और ऐसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सबको लगता है कि उसके लिए पढ़ना नहीं है, लिखना ही तो है, बट वो प्रैक्टिस बहुत मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि अगर मेंस प्रिपरेशन में मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन किसी पेपर की हुई थी, तो वो ऐसे की हुई थी, क्योंकि लिखना इज़ एन आर्ट और वो 2 दिन में डेवलप नहीं हो सकता पढ़ के सिर्फ। तो वो प्रैक्टिस बहुत टाइम से होनी चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आप मेंस रियल पेपर ऐसे का लिखने से कम 12-13 अच्छे एसेज लिख के जाओ, तो आपको पता होगा वहाँ क्या लिखना है। तो ऐसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं ऐसे को भी प्रॉपर हर वीक
दो ऐसे कभी, या जैसे एग्जाम अब अप्रोच कर रहा है तो मैं दो ऐसे भी लिखती थी, कभी मैं एक ऐसे भी लिख रही हूँ, कभी 10 दिन तक अगर मैं जीएस में इन्वॉल्व हूँ तो मैं नहीं लिख पा रही, तो उस तरह से फ्लेक्सिबल होता है सर। और जीएस को मैंने टाइम दिया था, बट जीएस बहुत हद तक आपका पहले से प्रिपेयर्ड होता है, प्रीलिम्स के भी इंफॉर्मेशन उसमें काम आ जाती है। तो जीएस का मैं ये इंश्योर करती थी कि मैं ऑप्शनल अपना और एक जीएस लेके साथ में चलूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीएस 1 कर रही हूँ तो मैं पहले उसको पूरा खत्म करूँ फर्स्ट जी। हाफ में, और सेकेंड हाफ मेरा पूरा ऑप्शनल को जाए जिस दिन मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ। और एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एथिक्स में पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एथिक्स में मैंने आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस एथिक्स किया। का कोई बुक आपने फॉलो किए हुए हैं या उसको बताना चाहें आप? या कोई वीडियो ही देख के आप हो गए? नहीं, एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकॉन पढ़ी थी। बाकी मैंने सेल्फ में हैंडमेड नोट्स बनाए थे, उसके हर डेफिनेशन के जो सिलेबस में मेंशन्ड होते हैं, तो उसके बुलेट पॉइंट्स में हर वर्ड का मीनिंग और उसका एग्जाम्पल वो रेडी किया था। बाकी थोड़ा सा और डेप्थ में जानने के लिए मैंने उसके लेक्सिकॉन की बुक पढ़ी थी बस, और उसके लिए कुछ नहीं किया था। और ये क्वेश्चन बच्चे लोग के मन में रहता है, बहुत सारे पूछते हैं कि आंसर राइटिंग हम कब से शुरू कर दें? जैसे जो नए स्टूडेंट आए तो कब से शुरू कर दें कि जैसे कितना तो सोचते रह जाता है, कर ही नहीं हाँ पाता है। और इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या अनुभव रहा है, तो अनुभव आप शेयर करना चाहिए। सर, ऐसे आंसर राइटिंग मुझे लगता है आप तब शुरू करें जब आपकी एक बेसिक प्रिपरेशन हो गई हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लिखने बैठते हैं बट हम इतने ब्लैंक होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि कंटेंट नहीं है हमारे हम्म। पास। हमारे पास कंटेंट होगा हम तभी उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक बार आपकी बेसिक प्रिपरेशन हो गई, लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपकी किसी एक जीएस का 50% भी मान के चलो हो गया है, तो आप उस एरिया को लिखने की कोशिश करो। अगर आप हिस्ट्री में कंफर्टेबल हो, आप ज्योग्राफी में कंफर्टेबल हो, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड इट, तो आपको तुरंत लिखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इससे दो फायदे होंगे, आप पढ़ के लिखोगे तो आपको याद भी ज्यादा रहेगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि लास्ट मिनट पे नहीं हो पाती आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। एक सस्टेन्ड वे में होना चाहिए। और आप स्टार्टिंग में बहुत बुरा लिखोगे, अच्छा भी लिख सकते हो, बुरा भी लिख सकते हो, बट बुरा लिखोगे तो आप उसको एनालाइज करके इम्प्रूव करोगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। तो एक बेसिक प्रिपरेशन के बाद आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, आप किसी भी स्टेज में हो। आप थोड़ा बुक लिस्ट बता देते कि जैसे बहुत सारे बच्चे को होता है, पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है नहीं, थोड़ा-सा कुछ आप जैसे मेन-मेन बुक थोड़ा बता जी देते आप। सर, बेसिक तो वही है जो सारे टॉपर्स बताते हैं सर। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की, एंशियंट मेडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ की थी 11th और 12th की। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया के सेलेक्टेड चैप्टर्स किए थे, बहुत बेसिक चैप्टर्स जो जी। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर इनके होते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन टॉपिक्स को उससे करा था। और फाइन आर्ट्स की 11th की एक एनसीईआरटी आती है, वो मैंने अच्छे से फॉलो करी थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करी थी 6 to 12th की। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी 9 to 12th के प्रॉपर नोट्स बनाए थे, बहुत अच्छे से सेल्फ मतलब रिवाइज कर करके बहुत बहुत मेहनत की थी उसमें। और स्टैंडर्ड बुक्स मैंने श्री राम आईएएस की बुकलेट फॉलो की थी, उनके नोट्स अच्छे थे, मुझे सही लगे, वो फॉलो करी थी। बाकी मेंस के लिए मुझे लगता है कि मैंने उसी को कैरी ऑन करते हुए डेटा फैक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट इन सब से करते हुए उसे कंपाइल किया था। फिर रही बात इंटरनेशनल रिलेशंस और इन सब की, तो वो मैंने करंट और ये सब बहुत डायनामिक टॉपिक्स होते हैं, सोशल जस्टिस, सोसाइटी, ये सब बहुत डायनामिक टॉपिक्स हैं। तो आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग जिस पे भी आप हुँ, हुँ। रिलाई कर रहे हो, या फिर आप खुद से भी यूट्यूब पे किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो उससे आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सोर्स एक ही होना चाहिए। तो मैंने सोसाइटी और सोशल जस्टिस को लिंक करके पढ़ा था, दो ये जीएस 1 और 2 अलग अलग हैं, बट स्टिल सिलेबस दोनों का सेम हो जाता है मोर और लेस। तो मैंने दोनों को लिंक करके करंट से रिलेट किया था, और मैंने विजन की ही उसमें से वो कंपाइलेशन एक देते हैं, वो फॉलो करी थी। तो इससे ये हो गया। और एथिक्स का मैंने बता दिया, ऑप्शनल शुभ्रा मैम के नोट्स मैंने जी। ऐड ऑन किए थे अपने सेल्फ मेड नोट्स में, जो मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में फॉलो करी थी। और कोई सब्जेक्ट सर अगर छूट गया है तो मैं यही कहूँगी, मैंने एनसीईआरटी ही फॉलो करी कोई है नहीं, फिर बेसिक। मैं वीडियो जो बनाऊँगा तो फिर उसमें देख हाँ मैं ये पूछना चाहता था जैसे एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर आईएएस ऑफिसर की जो लाइफ होता है, जैसे आपने देखे कि मैं सिलेक्ट हो गया, तो कैसा मतलब क्या चेंज होता है? थोड़ा आप बताएँगे? क्योंकि आपने अभी उस मोमेंट को जिए हैं, जी रहे हैं आप, तो इसलिए थोड़ा क्योंकि कुछ दिन मतलब 1-2 दिन 1 दिन पहले आप स्टूडेंट थे, अभी आप ऑफिसर बन गए, तो आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे कॉलें फ़ोन आते होंगे आपके पास कि हाँ। नए-नए रिश्तेदार भी बनने लगे होंगे कि हम भी दूर के हैं ऐसे और जैसे सर चेंज तो यही होता है कि आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलने लगती है बिल्कुल अचानक से।
वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी एक मिल जाता है कि एटलीस्ट योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। बाकी सर ऑफिसर लाइफ तो अभी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, वो तो अब ट्रेनिंग या फिर ज्वाइन करो आप तब फील होता है। जी। बट ये ज़रूर मानूंगी कि आप एक सिक्योर्ड लाइफ फील करते हो। लाइक अब मुझे पता है कि मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, आई एम सिक्योर नाउ, और मोर और लेस कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है दैट यू डिड इट एंड आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करी। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपकी मतलब अभी 2-3 दिन से बोल रहे हैं, इवन मेंस के बाद से भी बोलते थे कि मैम आपको देख के वो पुश मिलता है कि हम भी कर सकते हैं। मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन अगर आप किसी को दे पा रहे हो तो वो भी एक अच्छी नहीं, फीलिंग आपका देता तो है। हर चीज़ मतलब देखते हैं कि प्रॉपर आप हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे हेल्थ पे भी अच्छे काम कर रहे हो, माइंड पे भी, थैंक बुक पे भी, मतलब हम लोग जो देख रहे हैं कि आपका सारा चीज़ होता है। या जो बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि सोते ही नहीं है, बहुत कम सोते हैं, तो कैसे वो मैनेज करें? सर ये नींद थोड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं मानती हूँ कि स्लीपिंग इज नॉन नेगोशिएबल। क्योंकि अगर आपका माइंड रेस्टेड नहीं होगा तो आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाओगे। और ये एग्जाम ऐसा है कि आपको डेली नया पढ़ना है। आप स्टैटिक को मल्टीपल रिविजन कर सकते हो, वो सेम रह सकता है, बट करंट इज चेंजिंग एवरी डे। तो हर दिन नया इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए और इतना सारा कंटेंट रिटेन करने के लिए आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, रेस्टेड होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करती थी। प्री हो, मेंस हो, हाँ एग्जाम आ जाता है, बहुत क्लोज होता है, तो वो प्रेशर में आप बहुत कुछ करते हो, वो सब कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन बहुत टाइम से आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करो तो दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो मैं ये बोलूंगी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो यू नॉट बी एबल टू परफॉर्म अप टू योर पोटेंशियल। तो जी। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ऐसा मतलब 3 काम बताइए कि जो आप अब ऑफिसर बन गए हैं, तो आप का काम करना चाहेंगे, ऐसा कोई आपने पहले से सोच के रखे होंगे कि इस पे हमें काम करना है तो? सर अभी फिलहाल तो मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही बहुत अच्छे से कि मुझे सर्विस कौन सी मिलेगी इस रैंक पे। पर मेरी चॉइस जैसे आईएएस आईएएस है, है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे काम करने का मौका मिला नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में, तो मैं सबसे पहला तो ये इंश्योर करूंगी कि एजुकेशन पे काम हो। क्योंकि लर्निंग पॉवर्टी बहुत है इंडिया में और जी। ह्यूमन रिसोर्स बहुत जी। अच्छी खासी है। तो अगर हम पोटेंशियल डेवलप करेंगे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एजुकेशन के साथ सर हेल्थ इज लिंक्ड। तो ये दोनों सेक्टर्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है जिससे जी। हम एक हेल्दी पॉपुलेशन डेवलप कर पाएँ। और थर्ड सर आई थिंक हम जेंडर की बात जब भी करते हैं तो वी टॉक अबाउट मेन एंड वुमेन, वी फॉरगेट दी ट्रांस पीपल एंड दी अदर जेंडर्स। तो हर को इंक्लूड करके एक हाइब्रिड एंड कॉन्क्रीट मेजर्स हमें जी। लेने की ज़रूरत है और इंक्लूसिव सोसाइटी पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई मैसेज देना चाहें नए स्टूडेंट के, आप जैसे मोटिवेशन का सोर्स कुछ देना चाहें, जैसे आपका कुछ होता है ना, हर इंसान का कोई पोजीशन होता है, हाँ। कुछ अपना मैसेज देना चाहें आप? मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन बोलूँगी। क्योंकि मोटिवेशन इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। वो एक ही चीज़ को लगातार 2 साल 3 साल तक कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन, एंड मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता था। बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू डोंट हैव टू गिव अप एंड यू नीड टू गिव योर बेस्ट। तो ये दोनों चीज़ आप हमेशा याद रखिए एंड यू शुड फील दैट आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। और आप डिज़र्व तब करोगे जब आप अपना 100% दोगे। तो वो 100% देने की बहुत ज़रूरत है और वो डिसिप्लिन अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है कि आप ट्राई कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। अगर लो एंड स्ट्रेसफुल डेज़ आ भी रहे हैं, तो उसको आप कोप अप करके गिव अप ना करते हुए अगले दिन फिर से उतनी ही मेहनत कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस दिन ये हो जाएगा, और मैंने देखा है हार्ड वर्क अगर लगातार करो तो सक्सेस मिल जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सर। और